जिस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश का माहौल है, तो आपकी चुनौती तो बहुत ज़्यादा है। चुनौती बड़ी है, इसीलिए राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, वेणुगोपाल जी ने मुझे लगाया है। और फिर बिना चुनौती के लाइफ में कुछ लाइफ नहीं होती। इस बार जो लोग चुनाव के मैदान पे आएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो ज़मीनी कार्यकर्ता होंगे या फिर पैराशूट से किसी लोगों को उतार दिया जाएगा? देखिए, पैराशूट वाले लोग, पैर छूने वाले लोग, गिफ्ट लाने वाले लोग, फूल माला और गुलदस्ते लेके घेरने वाले लोग का यहाँ बोलबाला नहीं चलेगा। यहाँ कार्यकर्ताओं का बोलबाला चलेगा। जो कार्यकर्ता ज़मीन पे मेहनत करेंगे और जीतने के लिए उनकी, जिनके अंदर दमखम होगा लड़ने का, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे वो गरीब है, गरीब होगा तो गरीब को लड़ाएंगे, लेकिन उसमें जीत का जज्बा होना चाहिए। जब भी माइनॉरिटी का हुआ या दलित का हुआ है, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नज़र नहीं आती। ये जो आरोप है एकदम निराधार है। अगर कोई पूरे देश में मजलूमों की आवाज़ बन के उभरा है, कोई अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मध्यम, मजदूर, किसान या माइनॉरिटी के लोग, स्पेशली मुसलमान और ईसाई, उनके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो कांग्रेस पार्टी बोलती है, आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं। तो ये पार्टी चोरी करने वाले लोग, विधायक, सांसद चोरी करने वाले लोग, ये भावना की चोरी करने वाले लोग, चंदा चोरी करने वाले लोग, इनका मुकाबला आज करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी केवल कांग्रेस है। उससे अलग किसी में हिम्मत नहीं है जो इनका मुकाबला कर ले, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। जब आप लोग रीजनल और राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे छोटे भाई की भूमिका में आ जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिलेगा? जो बीजेपी से समझौता करता है उसको बीजेपी खा जाती है, खत्म कर देती है, उस पार्टी की हत्या कर देती है। कांग्रेस पार्टी से कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और रही बात छोटे भाई बड़े भाई की, हम इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को ससम्मान मजबूती के साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन सबको ये एहसास होना चाहिए कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर सकती है, राष्ट्रीय पार्टी कर सकती है। राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो अब सच होती जा रही है। जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, उस पर भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये बहुत बड़ा साजिश है। उन्होंने बार बार कहा SIR के नाम पे चोरी हो रही है। उस वक्त लोग नहीं मान रहे, तब तो सब जगह साबित हो गया। मैं आप बहन जी से मिलने चले गए थे, उसका क्या मतलब है? क्योंकि जो बताया जा रहा है राजनीतिक की शायद अखिलेश से दूरी बनाने के लिए, कि आपका तो रिश्ता आपके साथ भी रहा है, तो क्या वो भी इस बार गठबंधन यूपी में साथ आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। वो पार्टी कोई पार्टी है ही नहीं, क्योंकि वो अन्ना आंदोलन हम लोग सब उसमें भ्रमित हो गए। सबको पता ही नहीं चला क्या खेल है। वो तो RSS का खेल था पूरा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 2027 करीब है, यूपी चुनाव है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम उठा लिया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रभारी घोषित कर दिए हैं, राजेंद्र पाल गौतम जी को बनाया गया। ये हम जानते हैं कि इसके पीछे क्या रणनीति है। साहब, सबसे सबसे बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से बात करने के लिए। जिस तरह से इस वक्त उत्तर प्रदेश का माहौल है, तो आपकी चुनौती तो बहुत ज़्यादा है। देखिए, छोटी मोटी चुनौती तो फिर कार्यकर्ता, हमारे जो सबऑर्डिनेट कार्यकर्ता हैं वो देख लेते हैं। चुनौती बड़ी है, इसीलिए राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, प्रियंका जी ने, वेणुगोपाल जी ने मुझे लगाया है। और फिर बिना चुनौती के लाइफ में कुछ लाइफ नहीं होती। लाइफ में चुनौतियां होती हैं, तभी लाइफ बनती है। तो सर, ये उम्मीद की जाए कि इस बार जो लोग चुनाव के मैदान पे आएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, वो ज़मीनी कार्यकर्ता होंगे या फिर पैराशूट से किसी लोगों को उतार दिया जाएगा? देखिए, पैराशूट वाले लोग, पैर छूने वाले लोग, गिफ्ट लाने वाले लोग, फूल माला और गुलदस्ते लेके घेरने वाले लोग का यहाँ बोलबाला नहीं चलेगा। यहाँ कार्यकर्ताओं का बोलबाला चलेगा। जो कार्यकर्ता ज़मीन पे मेहनत करेंगे और जीतने के लिए उनकी, जिनके अंदर दमखम होगा लड़ने का, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे वो गरीब है, गरीब होगा तो गरीब को लड़ाएंगे, लेकिन उसमें जीत का जज्बा होना चाहिए। ज़मीन पे मेहनत करने वाला हो, सामाजिक न्याय की सोच रखता हो, संविधान के प्रति ईमानदारी की भावना हो, समाज के प्रति सच्चा समर्पण हो, वो ज़मीन पे उतर के लड़े। उसको जो भी मदद की ज़रूरत पड़ेगी वो पार्टी करेगी, लेकिन कार्यकर्ताओं को हम आगे बढ़ाएंगे। हम पैराशूट लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। साहब, एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जब भी माइनॉरिटी का हुआ या दलित का हुआ है, उसमें ये आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी नज़र नहीं आती है, कोई बयान नहीं आते हैं। जिस तरह से बिल्डोज़र चले अभी मदरसों का, जिस तरह से हो रहा है, और जिस तरह से हत्या और एनकाउंटर होते हैं, तो इसको किस तरह से आप बताएंगे? देखिए, ये जो आरोप है एकदम निराधार है। अगर कोई पूरे देश में मजलूमों की आवाज़ बन के उभरा है, कोई अगर दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, मध्यम, मजदूर, किसान
या माइनॉरिटी के लोग, स्पेशली मुसलमान और ईसाई, उनके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो कांग्रेस पार्टी बोलती है, आदरणीय राहुल गांधी जी बोलते हैं, खड़गे जी बोलते हैं, हमारे लोग बोलते हैं। कांग्रेस पार्टी से अलग ये बताइए क्या देश में कोई विकल्प है? जो या तो लोग पार्टियां बीजेपी में शामिल हो गई या पार्टियां एनडीए में चली गई, और जो नहीं गए, जिन्होंने जिस जनता ने बीजेपी के खिलाफ उनको जिताया, वो जीतने के बाद सांसद विधायक चले गए, पार्टी की पार्टी चोरी कर ली। तो ये पार्टी चोरी करने वाले लोग, विधायक सांसद चोरी करने वाले लोग, ये भावना की चोरी करने वाले लोग, चंदा चोरी करने वाले लोग, इनका मुकाबला आज करने के लिए राष्ट्रीय पार्टी केवल कांग्रेस है, उससे अलग किसी में हिम्मत नहीं है जो इनका मुकाबला कर ले, क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी है। आज सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दोनों के जजेस, उनके निर्णय में कई बार न्याय नहीं दिखता। कई बार ऐसा लगता है जैसे उनके निर्णयों में दबाव दिखता है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी दबाव है। ब्यूरोक्रेट्स देश के अंदर है, वो ऐसा लगता है जैसे दबाव में काम कर रहे हैं, सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। सत्ता के लिए का मतलब होगा कि ऐसा नहीं है कि वो सत्ता के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन डर और दबाव, वो दोनों चीज़ काम कर रही हैं। अदरवाइज आप देखिए कि चाहे जजेज हों, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी हो, सबको ये पावर जो मिलती है ना, यहाँ तक कि विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको, सांसद, सबको पावर मिलती है संविधान से। ये कोई बीजेपी से पावर नहीं मिल रही है। तो ये बीजेपी जिस तरीके से सारी संस्थाओं पे कब्जा करके, सारी जांच एजेंसी पे कब्जा करके, इलेक्शन कमीशन को जिस तरह मिसयूज़ करके पूरे देश के लोकतंत्र संविधान के लिए खतरा बन गया, अगर उससे कोई मुकाबला कर सकता है तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। अन्यथा तो देख लीजिए, बड़ी बड़ी पार्टी, पूरी की पूरी पार्टी खा गए वो लोग, जीते हुए सांसद विधायकों को खा गए वो लोग। तो कौन इनसे लड़ पाएगा? अगर इनसे कोई लड़ सकता है, इन्हें कोई हरा सकता है, इन तमाम संस्थाओं पे कब्जे के बावजूद अगर कोई हरा सकता है तो वो कांग्रेस पार्टी हरा सकती है, और ये हम करके दिखाएंगे। पर साहब, सवाल उठता है कि आप राष्ट्रीय पार्टी की बात करते हैं, लेकिन जब आप लोग रीजनल और राज्यों में जाते हैं, वहाँ पे छोटे भाई की भूमिका में आ जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में क्या देखने को मिलेगा? देखिए, ये सबको अब पूरे देश के लोगों को, जनता को समझ आ रहा है कि भाई रीजनल पार्टी का दौर खत्म हो रहा है। रीजनल पार्टियों को, जहाँ पे बीजेपी नहीं थी, रीजनल पार्टियों की उंगली पकड़ के और बाद में उनकी गर्दन पकड़ के, गर्दन दबा के उसको ख़त्म कर दिया। जो बीजेपी से समझौता करता है उसको बीजेपी खा जाती है, ख़त्म कर देती है, उस पार्टी की हत्या कर देती है। कांग्रेस पार्टी से कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता। और रही बात छोटे भाई बड़े भाई की, हम इंडिया गठबंधन के सभी साथियों को ससम्मान, मजबूती के साथ साथ लेके चलेंगे, लेकिन सबको ये एहसास होना चाहिए कि बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस कर सकती है, राष्ट्रीय पार्टी कर सकती है। छोटे दलों की बस की बीजेपी से मुकाबला करना नहीं है। लेकिन एक जो होता है ना परिवार, तो इंडिया एक परिवार है। इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो हम सब साझीदार हैं। एक दूसरे का मान सम्मान, एक दूसरे के विचार को साथ लेते हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। और साहब, मेरे ख्याल से अब ये भी लोगों को समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं वो अब सच होती जा रही है। ये अब संदेश साफ होता जा रहा है कि अगर कोई नेता आवाज़ उठा रहा था, जो मुद्दे उठा रहा था और जिस तरह से भाजपा को बता रहा था कि किस तरह से ये आगे करेंगे, वो साफ अब दिखने लगा है तस्वीर। देखिए, आज तक का रिकॉर्ड देख लीजिए उठा के। जब इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, उस पर भी राहुल गांधी जी ने कहा था कि ये बहुत बड़ा साजिश है। जब इन्होंने जीएसटी लेके आए तब भी कहा था, ठीक है। उसके बाद जो कदम इन्होंने उठाए, हर कदम पे राहुल गांधी जी सचेत करते रहे। उन्होंने बार बार कहा ये इस देश के संविधान लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहते हैं। उन्होंने बार बार कहा SIR के नाम पे चोरी हो रही है। उस वक्त लोग नहीं मान रहे, तब तो सब जगह साबित हो गया। हर एक बात जो पहले से आगाह किया, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी, बार बार राहुल गांधी जी ने आगाह किया कि इस देश के संविधान और लोकतंत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी खतरा है। ये सारी रीजनल पार्टीज को खा जाएगी, आप इनसे सचेत रहिए। उस वक्त लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज पूरे देश की जनता उनको बेहद गंभीरता से ले रही है। उनकी छवि खराब करने के लिए 10-12 हज़ार, पता नहीं कितने हज़ार करोड़ खर्च किए उनकी छवि खराब करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन जिसके अंदर दम होता है, जो ईमानदार होता है, अल्टीमेटली तो वो जनता उसको परख लेती है। और आज जनता के हीरो बन के उभरे हैं, जननायक बन के उभरे हैं, तो राहुल गांधी उभरे हैं। साहब, आपकी एक मुलाकात बहुत चर्चा में, आप बहन जी से मिलने चले गए थे, उसका क्या मतलब है? क्योंकि जो बताया जा रहा है राजनीतिक की शायद अखिलेश से दूरी बनाने के लिए। नहीं, देखिए, अखिलेश जी से तो हमारा ऑलरेडी रिश्ता है। वो हमारे साथ गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में है। तो वो जो भी लोग फैलाते, गलत फैलाते हैं। लेकिन आप समझिए कि बहन मायावती जी हमारे समाज की बड़ी नेता हैं, और उनसे हम उसी अम्बेडकरी मिशन से हम हैं, उसी से वो हैं।
उन्होंने कांसीराम जी ने उनको भी तैयार किया और हमने भी कांसीराम साहब से ट्रेनिंग ली। और फिर एक समाज का रिश्ता भी होता है। हमारा उनके पिताजी से रिश्ता था, उनके भाई से रिश्ता था, वो हमारे घर आते थे, हम उनके घर जाते थे। तो उस रिश्ते से हम लोग कि भाई बहन जी का सामने ही जैसे ऑफिस से निकले सामने बंगला है, सोचा चलो उनका कुशल क्षेम जान लें। उसी को लोगों ने ये कैसा मुद्दा बना दे, मुझे तो समझ नहीं आता कि लोग हर चीज़ को मुद्दा क्यों बना देते हैं। अरे भाई हमारे राजनीतिक पार्टियों से हटके भी कुछ व्यक्तिगत भी तो कोई संबंध, सामाजिक संबंध होते हैं, अम्बेडकरी मिशनरी साथियों के संबंध होते हैं। अब इतने सारे नेता हैं देश में, हमारे समाज के अलग अलग पार्टियों में भी हैं, लेकिन उनसे एक जो सामाजिक रिश्ता है, एक विचार का रिश्ता है, वो थोड़ी ना खत्म हो जाएगा। और आज नहीं तो कल सारे वो लोग जो देश के संविधान में, लोकतंत्र में भरोसा करते हैं, जो देश को गुलाम होने से बचाना चाहते हैं, जो बहुजनों की हकमारी और उससे बचा के सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो उन दलों को तो एक साथ आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। और जो नहीं आएंगे कहीं ना कहीं वो फिर मनवादी व्यवस्था, जिसमें वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच, जो लोग मूंछ रखने पर हत्या कर रहे हैं, घड़ा छूने पर हत्या कर रहे हैं, फिर उस व्यवस्था की मदद होगी। तो ये तो सबको सोचना पड़ेगा। तो साहब लोग ये भी कहेंगे कि आपका तो रिश्ता आपके साथ भी रहा है, तो क्या वो भी इस बार गठबंधन यूपी में साथ आपके आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? देखिए, आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो चुकी है। वो पार्टी कोई पार्टी है ही नहीं, क्योंकि वो अन्ना आंदोलन हम लोग सब उसमें भ्रमित हो गए, सबको पता ही नहीं चला क्या खेल है। वो तो आरएसएस का खेल था पूरा। आज क्या हाल है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का क्या हुआ, कोल ब्लॉक घोटाले क्या हुआ, एक में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, दूसरे में कोर्ट ने कह दिया कोई घोटाला नहीं हुआ। तो क्या ये सारा षड्यंत्र विनोद राय की मदद लेते आरएसएस ने षड्यंत्र रचा था? क्या हुआ उसके बाद? सरकार तो बन गई ना बीजेपी की, आरएसएस कामयाब हो गई, उसकी मदद यहां बैठे लोगों ने भी की होगी। वरना ये बताइए ना, उसके बाद आपकी सरकार, आपकी पुलिस, आपकी जांच एजेंसियां सजा क्यों नहीं करा पाए आप? सजा तो दूर, क्लोजर रिपोर्ट लगानी पड़ रही है, इसका मतलब क्या लगाए हम? तो बाद में तो एक्सपोज हो गए ना, वो सामाजिक न्याय को नहीं मानते। जिस दलित और मुस्लिम के वोट से चुनाव लड़के सत्ता में आई आम आदमी पार्टी, बताए ना, अब तक वो 14 राज्यसभा सांसद भेज चुके हैं, एक भी दलित नहीं भेजा, एक भी मुस्लिम नहीं भेजा, एक भी ईसाई नहीं भेजा, एक भी पिछड़े वर्ग का नहीं भेजा। तो वो तो और भी ज़्यादा बड़ी मनुवादी पार्टी है, उसके मन में सामाजिक न्याय की भावना है ही नहीं। और वो तो मोदी से भी बड़े तानाशाह हैं, जो साथ रह के समझ आया, और जब समझ आया तो अपना रास्ता अलग चुन लिया हमने। साहब बस एक आखिरी सवाल, भाजपा राम को कहते हम राम को लाए हैं, हमको सत्ता में लाए, और आज हकीकत सामने आ रही है चंदा चोरी का। एक्चुअली देखिए, एक बात समझिए, वो जानते हैं कि भारत के लोग भावुक हैं, तो भारत के लोग भावुक हैं, उनकी भावनाओं को इन्होंने मिसयूज किया भारतीय जनता पार्टी ने। इन्होंने राम को, इन्होंने धर्म को सत्ता पाने के लिए इस्तेमाल किया है। ये चंदा चोर लोग, लोगों की आस्था चोरी करने वाले, लोगों के सांसद, दूसरी पार्टियों के सांसद विधायक और पार्टी चुराने वाले, अब ये एक्सपोज हो गए हैं और पूरा देश अब इनकी सच्चाई जान गया है। अब इनका समय अंत की तरफ आ गया है, क्योंकि जब कोई हाइट हो जाती है ना, अति हो जाती है, तो भारत के लोग एक सीमा के बाद किसी को बर्दाश्त नहीं करते, चाहे वो कोई भी हो। तो अब इनका अंत आ रहा है, और ये अंत की शुरुआत उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार का अंत करके होगी, जिसने पुलिस को हत्यारा बना दिया। एनकाउंटर के नाम पे खुलेआम हत्याएं करवाई जा रही हैं, क्योंकि आप देखिए ना, मुस्लिम मारे जा रहे हैं, दलित मारे जा रहे हैं, पिछड़े मारे जा रहे हैं, कई जगह ब्राह्मण मारे जा रहे हैं। तो ये कैसा राज है? सामंतवाद इन्होंने लागू कर दिया। देश में कानून का शासन है कि नहीं है? देश में संविधान का शासन है कि नहीं है? कौन बताएगा? आपको ये बताइए, योगी जी को न्यायालयों पे भरोसा नहीं है, जांच एजेंसियों पे भरोसा नहीं है। भाई किसी भी कोई अगर अपराधी अपराध करता है तो उसको गिरफ्तार किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट दाखिल होती है, कोर्ट में ट्रायल होता है, एविडेंसेस होती हैं, उसके बाद जुर्म साबित होने पे कोर्ट सजा दे। बड़ा जुर्म किया है, अपराधी बड़ा है, तो आप फांसी की सजा दीजिए, लेकिन कोर्ट से कानूनी तरीके से दीजिए, लीगल सिस्टम को ख़त्म मत कीजिए। आप लोगों ने पुलिस को हथियारा बना दिया है। आपका बुलडोजर गरीबों पे चलेगा, मुस्लिम पे चलेगा, दलित पे चलेगा, पिछले पे चलेगा, बाकी आप लोग, आपके जो गुंडे लोग, जो असली गुंडा तत्व है, वो आज हत्याएं कर रहे हैं, गुंडा राज चल रहा है, सामंतवाद स्थापित कर दिया है। इसलिए अब आपका अंत, बीजेपी का अंत, योगी जी का अंत निश्चित है। सर अभी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इसको देखकर कुछ आप कह रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि नोएडा में मजदूरों ने प्रोटेस्ट किया था और 2 दिन में पता चल गया था कि पाकिस्तानी कनेक्शन है, और यहाँ पर चंदा घोटाला हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो अभी तक क्या आप लोग संतुष्ट हैं कि जो? देखिए, पहली बात समझिए, लंबी जांच का मतलब है कि असली चोरों तक ना पहुंच जाए, क्योंकि असली चोर वो निकलेंगे जिन लोगों ने ये पूरा मैनेजमेंट कमेटी राम मंदिर का बनाया, जिन लोगों ने ये ट्रस्ट का निर्माण किया, जो लोग तय करने वाले थे कि ट्रस्ट में कौन रहेगा, वो असली लोग हैं।
अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो उनको कोई बचा नहीं सकता। लेकिन इसीलिए जो देर लगने का मतलब है, मतलब एफआईआर होने में इतनी देरी, जबकि कानून कहता है अगर कोई कोग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, अगर फ़ोन से भी सूचना मिल जाए तो पुलिस की जिम्मेदारी है पहले वो मुकदमा दर्ज करे। लेकिन यहाँ रिटर्न में कंप्लेंट, चंदा देने वाले लोग रिटर्न में कंप्लेंट दे रहे हैं, एफआईआर दर्ज नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है? और उसके बाद फिर जांच के नाम पे लंबा समय बिताना, इसका मतलब है कैसे छोटे अधिकारी कर्मचारियों पे गाज डाल के असली चोरों को बचा देना। क्योंकि असली चोर जब फंसेंगे, जब सच्चाई पता लगेगी, पूरा देश के लोग जब एकजुट होकर उनको सजा देंगे, उनकी राजनीति खत्म होगी कि उन्होंने लोगों की भावनाओं का कत्ल किया है। सर, कल से आपका दौरा शुरू है, मथुरा को सिलेक्ट करने के पीछे कोई? नहीं, दिल्ली से जाएंगे ना। दिल्ली से जाएंगे तो रास्ते में मथुरा पड़ रहा है, फिर आगरा पड़ रहा है, तो जो रूट है, रूट थोड़ा चेंज कर देंगे हम। तो क्या आपका शेड्यूल है सर अब आने वाले वक्त में? अब हम कल पहले यहाँ से लखनऊ पहुँचेंगे, लखनऊ पहुँच के महापुरुषों के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, फिर कार्यालय पे जाएंगे, कार्यालय पे वहाँ हजारों कार्यकर्ताओं के साथ सभा करेंगे, उनको पूरे यूपी का किस तरह इस युद्ध के मैदान में उतर के संवैधानिक तरीके से इस जंग को जीतना है, कैसे ज़मीन पे बूथ स्तर तक कार्यकर्ता तैयार करने हैं, बूथ कमेटियाँ बननी है, पूरा संगठन ऊपर से नीचे तक का 1 महीने में तैयार करना है। चूँकि समय नहीं हमारे पास, हमें डे एंड नाइट काम करना, बिना थके बिना रुके काम करना है। खरीदने की भी कोशिश की जाएगी, चूँकि उनके पास पैसा, अथाह पैसा है, सारा सिस्टम उनके पास है। उससे भी कैसे आपको बच के निकलना है, लालच से दूर रह के कैसे आगे बढ़ना है, वो पूरा का पूरा सिस्टम करके संगठन बना के उनको कैडर दे के और फील्ड पे रात दिन एक की जाएगी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने वाली है। सर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राहुल गांधी से कोई बात हुई, क्या वो चाहते हैं आपसे? सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस वर्षों से सत्ता से दूर है, इस बार कांग्रेस को सत्ता में लाना है, और वो वोट जो कभी कांग्रेस का कोर वोटर हुआ करता था उसको वापस कांग्रेस के साथ लाना है। वैसे भी उनका जो विकास की जितनी योजना आज तक बनी है ना, सारी योजनाएं वो कांग्रेस के टाइम पे बनी है। कांग्रेस के टाइम पर ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, बाबा साहेब अम्बेडकर 1956 में चले गए, उनको निर्वाण प्राप्त हो गए। उनके महापरिनिर्वाण के बाद बाबा साहेब की सोच को आगे बढ़ाने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया किसने किया? कांग्रेस ने किया। लोगों को खेत के ज़मीन के पट्टे, रेजिडेंशियल प्लॉट के पट्टे किसने दिए? कांग्रेस पार्टी ने दिए। एट्रोसिटी के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट बना के लाए तो वो कांग्रेस ने दिया। साथ में स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान फंड दिया, वो कांग्रेस ने दिया। सूचना का अधिकार दिया, वो कांग्रेस ने दिया। बैकलॉग वैकेंसी राजीव गांधी जी के टाइम पे भरी गई, वो कांग्रेस ने दी। पेट्रोल पंप, सीएनजी, सारे गैस के पंप, ये सारी एजेंसी, ये सारा सब जगह रिजर्वेशन, वो कांग्रेस ने दिया। तो वो कांग्रेस ही है जिसने सूचना का अधिकार 10 रुपये की फीस पे कोई भी सूचना कलेक्ट कर ले, वो भी कांग्रेस ने दिया। वो खाद्य सुरक्षा का बिल, वो कांग्रेस ने दिया। काम का अधिकार, ग्रामीण मजदूर को रोजगार गारंटी 100 दिन की, वो कांग्रेस ने दिया। तो कांग्रेस ने दिया ही दिया है। बेचने का काम, सैकड़ों पीएसयू बनाए थे, वो सारे बीजेपी ने बेच दिए। जब देश आज़ाद हुआ, देश गरीब था तो शिक्षा फ्री थी कांग्रेस के टाइम पे। देश अमीर हो गया, 4 नंबर की इकोनॉमी हो गया, तो बीजेपी ने इतना शिक्षा को महंगा कर दिया कि अब तो मिडिल क्लास भी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता। लाखों की फीस कहाँ से लाएंगे लोग? बहुत बहुत शुक्रिया दर्शक तंत्र को वक्त दिखाने के लिए। तो देखिए, ये ईमानदारी के साथ हमने जानकारी हासिल की कि किस तरह से कांग्रेस की रणनीति होगी आने वाले चुनाव में। तो अपने दोस्त हैदराबाद नकवी को इजाज़त दे, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।